नमस्कार। तो अनीता जी की याद आ गई हमें। भाभी जी घर पर हैं, देवर जी कहीं और हैं, सैया जी ड्यूटी पर हैं। फनी है तो उसको देखने में तो मजा आएगा ना। बहुत लंबा सफर है। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हंसने हंसाने और गुदगुदाने के मौके बेहद कम मिलते हैं। लेकिन जब कभी भी आपको ऐसा मौका मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। और क्या हो जब हंसी खुद चलकर आपके सामने आ जाए। हो जाएगा ना सोने पे सुहागा। ऐसा ही आज हमारे साथ हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्सप्रेस। मेरा नाम है आरती अग्रावत और आज न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं भाभी जी घर पर हैं और तेनाली रामा फेम सोहित सोनी। सोहित, वेलकम टू इंडियन न्यूज़। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के बीच में हूँ। और आप अपने ही अंदाज में, एक समा बांधने वाले अंदाज में इस शो का आगाज कर दीजिए। नमस्कार। आप देखते थे ना तेनालीरामा में धनी मनी, तो मैं आज आपके बीच इंडिया न्यूज़ पे आ चुका हूँ। गुरुजी, मैं आज पहुँचा हूँ इंडिया न्यूज़ पे, तो देखते रहिए आप लोग इंडिया न्यूज़। तो देखा दोस्तों, कैसा धमाकेदार आगाज हुआ है। तो सोहित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अरसा हो गया होगा आपको, 10 साल लगभग इस शोबिज इंडस्ट्री में हो गए। तेनाली रामा, भाभी जी घर पर हैं और इसके अलावा अलावा जीजा जी छत पर हैं। तो इसके अलावा अब जीजी जी या फिर भैया जी, ऐसा कुछ भी आने वाला है आपकी लिस्ट में? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जीजा जी छत पर हैं, भाभी जी घर पर हैं, देवर जी कहीं और हैं, सैया जी ड्यूटी पर हैं। तो ऐसे प्रोग्राम नाम से ही फ़नी है, तो उसको देखने में तो मज़ा आएगा ना। तो उसमें काम करने में तो हमें कितना मज़ा आने वाला होगा। ऐसा ये लकीली हुआ है कि आपके पास ये शो खुद चलकर, ऐसे नामों के शो खुद चलकर आ जाते हैं, या फिर डेस्टिनी ऐसी है कि कुछ है कि सोहित के पास हम इन शो के जरिए जाएंगे? नहीं, नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे डार्क एक्टिंग करने को मिले, डार्क। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि मैं ऑडिशंस देता हूँ, फिर बाद में मुझे सामने से कॉमेडी वाले ही चैलेंज करने के लिए शोज़ मिलते हैं। तो ऐसे शो सामने से भी आते हैं, कुछ हमने ऑडिशंस भी देते हैं। हमें मन होता है कि हम लोगों को गुदगुदाएँ, हँसाएँ। आप खुद से कॉमिक कैरेक्टर ही करते हुए आए हैं, या आपकी हमेशा से यही चाहत थी कि मैं हमेशा एक कॉमेडियन के रूप में ज़्यादा जाना चाहूँ, या फिर कुछ और अलग मंशा थी और एक्सीडेंटली ऐसा हो गया? क्या रहा? नहीं, ऐसा नहीं रहा। मैं एक एक्टर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर तरह के रोल निभाने चाहिए। बट शुरू से लोगों को मैंने देखा है दुखों में, तकलीफ़ों में, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है हँसाने का मौका मिले अगर, तो वो बहुत अच्छा है। तो कॉमेडी कैरेक्टर को करने में मुश्किल होता है, बट मैंने काफ़ी दुःख झेले हैं। तो मुझे लगता है कॉमेडी अगर हो जाए और किसी के चेहरे पे छोटी-सी मुस्कान लाने की कोशिश की जाए, तो सबसे बेहतर है। तो आपकी शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कहाँ से की? एनएसडी वगैरह से ट्रेनिंग ली या फिर कहीं और से थिएटर किया, और कितनी मेहनत मशक्कत करके आप बॉम्बे तक पहुँचे? ये बहुत लंबा सफ़र है, बट मैं छोटे से शब्दों में बयाँ करूँगा। शुरू में मैं हॉस्पिटल में कंपाउंडर था। हाँ, क्लिनिक में, मतलब जैसे झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, वहाँ पे मैं क्लिनिक पे दवाइयाँ देता था। फिर सीधा हॉस्पिटल में पहुँचा। वहाँ पे लोगों को जब मैं देखता था पेनफुल में इंजेक्शन लगाया जाता था, मैं हँसा के लगाता था। मैं थोड़ा कैरेक्टर बनाता था ताकि वो इंजेक्शन का जो दर्द है वो फ़ील ना हो, वो मेरे ज़रिए जो बातें निकल रही हैं उसके ज़रिए वो उसमें बह जाएँ और मैं इंजेक्शन भी लगा दूँ। तो इस तरीके से करते-करते एंटरटेनमेंट में मुझे जाना था। बट ऐसी फैमिली से जुड़ा था जहाँ पर हमारे दूर-दूर तक कोई ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड कर सके। फिर मैंने एंकरिंग शुरू करी, बर्थडे फंक्शन, लाइव शोज़। फिर धीरे-धीरे थिएटर की तरफ बढ़ा। थिएटर में मुझे एडमिशन तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने फ्रीलांस थिएटर जॉइन किया। उसमें कुछ दिन मैंने थिएटर प्ले किया और धीरे-धीरे पता चला उसमें फ़ीस भी देनी है, तो फ़ीस ज़्यादा होती नहीं थी। तो मैंने उसको अवॉइड करके नुक्कड़ नाटक शुरू किया। तो इस तरीके से धीरे-धीरे हम आगे गए और फिर ऑडिशंस देना शुरू किया। फेक ऑडिशंस, जो दिल्ली में फेक ऑडिशंस होते हैं, जहाँ मैं हमेशा सेलेक्ट हो जाता था और रात को कॉल आती थी कि आप सिलेक्टेड हो। बट एक इश्यू है। मैंने कहा कौन सा इश्यू? एक आर्टिस्ट कार्ड बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप बना लो। तो बोलते थे कि नहीं, वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसे मैंने ना जाने दिल्ली में 500-600 ऑडिशन देता रहा, अपने आप को मोटिवेट करता रहा कि चलो मैं सिलेक्ट तो होता हूँ। और इस तरह से करते-करते मैंने मुंबई की तरफ रुख रखा और वहाँ से शुरुआत हुई अच्छे से सीरियल से। तो भाभी जी घर पर हैं कि उसमें वेरियस कैरेक्टर आप निभाते हैं। तो ये कैसे मिला? क्योंकि आपकी जो लिस्ट है उसमें सबसे बेस्ट शो, मैं मेरा जो है फेवरेट, तो वो भाभी जी घर पर ही जी, है। जी। तो वो शो आपको कैसे मिला? कितने ऑडिशन देने पड़े, या फिर और इसके अलावा ये भी जानना चाहूँगी कि फैमिली से कितना आपको हमेशा सपोर्ट मिला थ्रू आउट? मैं भाभी जी घर पर हैं की बात करता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। मैं एक इवेंट करने गया था कांदीवली में, और वहाँ पर मेरा इवेंट बहुत अच्छा हुआ। तो वहाँ पे एक मिले सर कि भाई आप एक्टिंग भी करते हो क्या? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा एंटरटेन करते हो, एंकरिंग अच्छी करते हो, कॉमेडी भी अच्छी करते हो, तो आप शशांक जी से क्यों नहीं मिले? मैंने कहा शशांक जी? उन्होंने कहा भाभी जी घर पर हैं के डायरेक्टर। तो उन्होंने वो नंबर दिया और उस नंबर पे मैं शशांक जी को कॉल करता रहा
एक अरसा बीत गया, फिर सर ने मुझे इनवाइट किया कि आप सेट पे आओ। तो एक छोटा सा उन्होंने बातचीत के दौरान ही मेरे टैलेंट को परखा, और शशांक जी और उनकी पूरी टीम ने फिर मुझे धीरे धीरे धीरे, सबसे पहले जैसे आज आप एंकरिंग कर रही हैं, तो भाभी जी घर पर हैं में मुझे न्यूज़ एंकर नमस्कार इस नाम से ही जाना जाता है। तो कुछ हो जाए वही अंदाज। जी, नमस्कार, आज मैं इंडिया न्यूज़ में आया हूँ और आज हमारे साथ हैं अनीता जी, आरती जी। अच्छा, तो अनीता जी की याद आ गई हमें, भाभी जी घर पर हैं में, जो सौम्या जी थी, बहुत अभी नहीं है वो इस शो में। नमस्कार, आज मैं इंडिया न्यूज़ में हूँ आपके साथ, और हमारे साथ हैं आरती जी, जो मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मेरे साथ बातचीत कर रही हैं। तो भाभी जी घर पर है कि सेट पर सबसे आपका फेवरेट वो एनर्जी देने वाला आपका कंटेस्टेंट, मतलब या फिर कह लीजिए आपका साथी एक्टर कौन था जो आपको सबसे ज़्यादा वाइब्स देता था और मोटिवेट करता था कि आगे के लिए काम करना चाहिए? वहाँ पे सारे बहुत अच्छे हैं, सब सपोर्टिव हैं, क्योंकि मैंने बॉम्बे में बहुत सारे सेटों पे काम करता हूँ, बट वहाँ की जो एनर्जी है ना भाभी जी घर पर हैं की, बहुत पॉजिटिव है। वहाँ के सारे एक्टर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई एक दिन का करने के लिए रोल आए, चाहे 2 दिन का हो, है ना। और वहाँ पे मैं बात करूँ तो योगेश त्रिपाठी जी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, वैभव माथुर जो टीका का रोल प्ले करते हैं, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। बाकी उनकी सारी टीम बहुत सपोर्टिव है। बाकी उनके साथ मेरा थोड़ा सा अच्छा कनेक्शन है, तो मुझे बहुत अच्छे से पुश करते हैं कि ये किरदार को ऐसे करो आप। और तेनाली रामा में आपने पौने 4 साल का टाइम दिया, आपने कहा, तो वो जर्नी कैसी थी? और भाभी जी घर पर हैं, जीजा जी छत पर हैं से कितनी अलग थी? और आपका फेवरेट जो भी अब तक आपने कैरेक्टर किया उसमें सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका? मेरे लिए कैरेक्टर हर कोई फेवरेट होता है, क्योंकि जो आप करने को सॉरी, मेरे लिए हर कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं जो करता हूँ बड़े दिल से करता हूँ, अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ। तेनालीरामा अपने आप में एक अलग था। जब पहली बार कॉल आया तो कि आप सिलेक्ट हुए हो, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस समय मैं भाभी जी घर पर हैं बहुत अच्छे से कर रहा था। तो फिर एक दिन कॉल आता है कि नहीं, आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, थोड़ा सा होल्ड हो गया। मैंने कहा ठीक है। फिर फाइनली 1 महीने बाद पक्के वाला कॉल आता है कि भाई आप सिलेक्ट हो चुके हो, बट इसमें आपको गंजा होना पड़ेगा, बाल्ड। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होने लगे कि आप गंजे हो जाओगे। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे एक ऐसा किरदार करने को मौका मिल रहा है तेनालीरामा में, मनी का, जो बहुत ही कॉमिक एक चेला है, तो उसको मुझे करने में मज़ा आया। सबसे ज़्यादा कैरेक्टर को मैंने जो जिया है वो तेनालीरामा के धनी मनी के किरदार को जिया है। हमारे साथ आशीष जी मौजूद हैं। वो हमारे चैनल के कॉमेडी किंग हैं, तो उनसे भी सवाल लेंगे। आशीष जी, ये सोहित जी हैं। अच्छा। इनसे क्या सवाल लेना चाहेंगे आप? इनसे मैं सवाल ये लेना चाहता हूँ कि जब आपके एक शो में टीका मलखान भी थे, और जब मलखान की डेथ हुई, तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ। मैं अपना फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो शो हमारे घर में मतलब ऐसा है कि सुबह उठते ही वो शो लगना है। फैमिली शो है, आराम से उसको चलाते हुए आप घर के काम कर सकते हैं, आप अपने आप को एंटरटेन रख सकते हैं। उसकी खी 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 कू 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 जो बैकग्राउंड में उसका म्यूजिक आता है, तो वो आप सुनते सुनते आप सारे काम आसानी से कर सकते हैं, कुल मिलाकर मोटा माटी। तो क्या माहौल था उस वक्त, क्योंकि अचानक से हुआ, हम लोग तो शौक थे, क्या हुआ कैसे हुआ। हमने खबर भी बनाई, खबर चलाई भी, उनके अंतिम संस्कार में तमाम उस शो से जुड़े हुए लोग पहुंचे थे। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जानना चाहता हूँ मलखान कैसे शख्स थे, अचानक उनका जाना शो को कितना वो करके गया, नुकसान लगा के गया। कितना डेंट करके? देखिए कि जैसे भी आपने याद दिला दी, तो हम लोग कई बार जब सोचते हैं तो पहली बार तो हमें लगता नहीं है कि दीपेश भाई यानी मलखान का किरदार में जो अपने आप को कर रहे थे प्ले रोल को, वो हमारे बीच नहीं है। हम सेट पे होते तो हमें लगता अभी उस वाले मेकअप रूम से वो निकल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि दीपेश भाई यानी मलखान जी किसी भी रूम में कभी रुकते नहीं थे, अपने मेकअप रूम में कभी इस रूम में कभी उस रूम में, और सबको हंसाते हैं। मतलब जब भी मैं जाता था, मैं टी लवर हूँ, तो मेरे को लेके फ़न करते थे कि भाई सोहित विजय सोनी आ गया तो एक बाल्टी चाय ले आओ। तो वो पॉजिटिव बहुत थे। लेकिन जब ऐसा कुछ सुना तो पहले बात तो यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसा हो गया है, और अपने आप ही आंखों से आंसू निकलने लगे, और ये भी महसूस नहीं हो रहा कि कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं सेट पे उस दौरान नहीं था। और जब सेट पे पहुँचे तो वहाँ पे सबकी आंखें नम हुई पड़ी थी, और सबको बहुत सदमा सा लगा कि जो बिल्कुल फिट बंदा, जो कभी कोई किसी तरह से गलत एनर्जी से नहीं कनेक्टेड था, चाहे किसी भी रूप से हम कह सकते हैं, और उनके साथ ऐसा हो गया, तो दुख वाली बात है हमारे लिए। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि भाभी जी जो है बहुत सारी बदली गई, हाँ, है ना। भाभी जी बहुत सारी बदली गई, तो मतलब मैं पर्सनली बोलूं शिल्पा शिंदे, आपके लिए ऑप्शन देता हूँ, शिल्पा शिंदे
या अनीता उनका नाम, सौम्य टंडन, और जो एक और बीच में 2-4 एपिसोड्स के लिए आई थी नहीं नहीं, नेहा पेंडसेंट से पहले भी एक आई थी, नहीं आई थी वो सौम्या सौम्या जी जी के बाद और नेहा से पहले एक 2-4 शोज के लिए उनको भी शायद वो किया गया था। अच्छा, नेहा नेहा, लेकिन मुझे सुनने में आया कि अच्छा वो उनके लिए आई थी। ओ अच्छा। नहीं, अंगूरी तो है, वो तो है, शिवांगी तो अभी भी है, लेकिन उनके बीच में भी एक आई थी। चलिए ठीक, शायद मेरे सुनने में हो, शायद पढ़ने में हो वो चीज़। तो और अब जो है, अब जो है उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो सौम्या टंडन जैसी ही लगती है, उनका थोड़ा हिसाब। हाँ। विदिशा जी आई हैं जो बिल्कुल सिमिलर ही। इनमें से सबसे ज्यादा आप किनको देखते हैं कि कौन ज्यादा आपसे फेमिलियर थी, किनका क्या? सौम्या जी ये बहुत ही अच्छी लेडी हैं और बहुत ही अच्छा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि उनका सोल बहुत अच्छा है। सौम्या जी को हम लोग मिस करते हैं, लेकिन अभी विदिशा जी जो आई हैं उन्होंने भी उनकी जगह ले ली है और वो भी बहुत अच्छी हैं, वो सबसे बातचीत करती हैं। ऐसा लगता नहीं कि सौम्या जी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सौम्या जी को मिस करते हैं। और आशिफ सेठ की क्या ही बात करें, कबाड़ी ही है। कबाड़ी कबाड़ी के रोल में बहुत उनका अच्छा लगता है, फनी है। और आपके साथ और लोग स्क्रिप्ट राइटर भी मैंने सुना है। जयदेव भाई हैं हमारे जी, भी, इनके साथ जयदेव जी भी हैं, जयदेव जोगवाल जी हैं, ये स्क्रिप्ट राइटर हैं और और साथ ही मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए शुरू हैं, से जुड़े हुए हैं, तो 2013 इनसे से भी। कनेक्ट हुए थे। तो जयदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सोहित जी को जानते कैसे हैं, क्या जर्नी रही में आप दोनों की, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने अब तक कर लिए हैं और क्या क्या आगे के प्लान्स हैं? दरअसल हमारी मुलाकात हुई थी फेसबुक के ज़रिए, इन्होंने मेरा नंबर ढूंढा था। तो मैं शुरुआत से एक कवि रहा हूँ, हास्य कवि रहा हूँ और डायरेक्टर रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे संपर्क किया और हम पहली बार जंतर मंतर पे मिले थे, और जंतर मंतर पे हम मिले तो मेरा भी जंतर मंतर पे मिलने के बाद फिर हमने जंतर मंतर कर दिया और फिर इंडस्ट्री में घुस गए। और सबसे पहले मैं जयदेव जी के साथ अगर जुड़े हैं तो बात मैं बताऊं कि हॉस्पिटल में था, जैसा मैंने हॉस्पिटल में कंपाउंडर का रोल किया, क्योंकि डॉक्टर तो इतना बड़ा मैं बन ही नहीं सकता था, क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूँ मैं, क्योंकि शुरू से मुझे नाटक करना, एंटरटेनमेंट करना, मतलब एंटरटेनमेंट के जोन में जाना बहुत पसंद था। लेकिन जैसे ही मैं बॉम्बे जुड़ा, कनेक्ट हुआ, वहाँ पर बहुत सारे सीरियल्स में दिया बाती, तू मेरा हीरो, चलती का नाम गाड़ी, ऐसे शोज़ में काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर भाभी जी घर पर हैं का ब्रेक मिला था। और रही बात जयदेव जी की बात हो, तो मैं एंकरिंग किया करता था लाइव शोज़ में। तो लाइव शोज़ में एंकरिंग करते करते कभी फेसबुक से इनसे कनेक्ट हुए और जंतर मंतर पे मुलाकात की। फिर जितने भी मेरे शादी और बर्थडे फंक्शन के इवेंट्स होते थे, मैं उनको साथ में लेके जाने लगा और यहाँ से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्ती की शुरुआत और ये पूरी जर्नी आपसे जानना चाहेंगे। जी, दोस्ती की शुरुआत जंतर मंतर से शुरू हुई, क्योंकि हमको दोनों को एक ही इंडस्ट्री के अंदर जाना था। तो फिलहाल हमने सफ़र शुरू किया नोएडा से। हम न्यूज़ चैनल के अंदर गए और न्यूज़ चैनल के अंदर जाने के बाद मेरे अंदर कविताओं का हुनर था और मुझे कॉमेडी आती थी, इनको एक्टिंग आती थी। तो हम न्यूज़ चैनल जाते थे और उसके बाद हमने अपने प्रपोजल्स रखे कि भाई हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, दुनिया को हंसाना चाहते हैं और थोड़ा अपना मैसेज देना चाहते हैं जो सोशल इशूज़ हैं। तो ये फिर ऐसे ही करके हमने नोएडा से शुरुआत की। उसके बाद हमने काफ़ी न्यूज़ चैनलों के साथ जो भी फेस्टिवल होते थे, दिवाली, होली, ये जो भी होते थे, गणतंत्र दिवस वगैरह, सब पे हमने प्रोग्राम बनाए। और उसके बाद हमने काफ़ी कुछ उसमें कविताओं का भी पुट डाला, कॉमेडी का भी पुट डाला। इसके अलावा हमने बहुत कुछ किया। उसके बाद हम मुंबई भी साथ गए। 2014 में मैं पहली बार इनको मुंबई लेके गया। तो ये मुंबई की पृष्ठभूमि से, कि मैं पहले से स्क्रिप्टिंग में था और राइटिंग डायरेक्शन में था, तो मेरे साथ ये गए, इनको मैंने मुंबई दिखाई। फिर उनको, मैं तो आ गया लेकिन इनको मुंबई जम गई। ये 2000 आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की जो राजनीति है उसके परिप्रेक्ष्य में 2 लाइनें हो जाए आपकी कविता आपके मुख से। कविताओं का सिलसिला तो है, ऐसा है कि अचानक से आपने पूछ लिया, लेकिन फिर भी मुझे याद आ गई। फिर भी एक कविता है मेरी, नेता। नेता जो सिर्फ लेता कभी कुछ ना देता वो है नेता। नेता जो सिर्फ लेता कभी कुछ ना देता वो है नेता। नेता जो चुरा ले मुँह से निवाला, नेता जो चुरा ले मुँह से निवाला, कर दे 2G घोटाला, खा जाए भैंसों का चारा, जिस पे ना लग पाए कोई कानून का ताला, वो है नेता। जो सिर्फ लेता कभी कुछ ना देता वो है नेता। तो सारे नेताजी सुन लीजिए। इसके अलावा सोहित, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है चीज़ें। आजकल बहुत सारे, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात करें, टिकटॉकर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो तुरंत
विद इन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक 60 सेकेंड से कम की रील बनाई और फेमस हो जाते हैं। बट पहले के जो कलाकार हैं वो थिएटर और पता नहीं कितने साल तक मेहनत करते थे, उसके बाद जाके बॉम्बे पहुंचने का मौका मिलता था, और वहाँ पर भी जाके कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती, स्ट्रगल करनी पड़ती, तब जाके किसी मूवी या किसी टीवी में उनको ब्रेक मिलता था। तो इसको किस तरह देखते हैं कि इन लोगों को बहुत जल्दी सफलता मिल जा रही है? किस तरह ये कंपैरिजन आप देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक कलाकार हैं और काफ़ी दिनों से आप भी यहाँ पर काम कर रहे हैं? मेरा ये मानना है कि ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, लोग उनको मौका दे रहे हैं, एकदम से वो हिट हो रहे हैं। बट जो एक रियल एक्टर है, वो जो थिएटर आर्टिस्ट है, जैसे हम लोग हैं, हम ऑडिशन देते हैं, कई बार ऑडिशन देने के सालों साल कॉल नहीं आती, और कई बार एकदम से कॉल आ जाती, तो हमें पता नहीं होता। लेकिन हम बिल्कुल उस चीज़ में खोए रहते हैं कि हमें बस मौका मिले, तो हम 30 सेकंड या 7 सेकंड वाले एक्टर नहीं हैं। जो टिकटॉक पे हैं या जो भी रील्स पे बनाते हैं, ये थोड़ी सी लिपसिंग करके हिट हो गए हैं। तो मुझे थोड़े दिन की चीज़ें हैं ये, जैसे कई बार थोड़े दिन की चीज़ें थोड़े दिन में ब्लास्ट होती हैं और उसके बाद गायब। बट ठीक है, वक्त जैसा चल रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को भी चलना पड़ता है, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत रील्स बना लेते हैं समय मिलने पर शूटिंग से। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले सेट है, हम सेट पे जो शूट करते हैं, पहले हमारा फोकस वो होता है कि हम ऑडियंस को एंटरटेन करें, और जो समय मिले उसमें हम थोड़ा बहुत कॉमेडी रील्स इस पे करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि टैलेंट तो वही होता है जो स्पेशली इस चीज़ के लिए काम करे, जिसने इस चीज़ के लिए पढ़ाई की है। जैसे डॉक्टर MBBS की पढ़ाई करता है तो वो डॉक्टर कहलाता है, LLB की पढ़ाई करने वाला वकील कहलाता है। बट रील्स पे अभी कोई ऐसी डिग्री नहीं लग रही है कि वो एक्टर बन गया, हो सकता है कोई डॉक्टर उस नहीं, पर उसके लिए भी है आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि मेरे नज़र में कि अगर व्यूज़ है तो वो कलाकार बन गया, मेरे मानना नहीं है। मेरा मानना है कि वो कलाकार है तो उस पर व्यूज़ होने चाहिए। बिल्कुल, जो कलाकार है उस पे मेहनत पे व्यूज़ होने चाहिए। इसके अलावा आप दोनों के आगे के प्रोजेक्ट्स क्या है? कोई साथ में कंबाइंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अभी हमने 15 अगस्त पे तो किए ही हैं कई सारे चैनल्स के लिए, 3 चैनल्स के लिए लगातार किया है हमने। एंड बॉम्बे में मेरा भाभी जी घर पर है में तो ऑडियंस देखती है मुझे, बहुत सारे किरदार मैंने प्ले किए हैं। 90 से ज़्यादा किरदार प्ले करना एक मतलब आसान सफ़र मेरे लिए रहा, लेकिन कई बार कुछ ऐसे एक्टरों के लिए मुश्किल हो जाता है जो एक जैसा अंदाज़ एक्टिंग में दिखाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि तेनालीरामा में मैं बिल्कुल गुरुजी, ये अलग नेज़ल लिया, उसके लिए अलग वर्कशॉप हुई थी। तो मेरे को तो वर्कशॉप का टाइम भी नहीं मिला था, क्योंकि मैं कट टू कट में सिलेक्ट हुआ था। दूसरा वाला जो चेला था वो 1 महीने की वर्कशॉप ले चुका था। मैं फरीदाबाद से भागता हुआ बॉम्बे पहुंचा था, और मुझे आज भी याद है, बारिश का टाइम था, और मुझे एकदम से स्क्रिप्ट दी और बोला कि आप इस मनी के किरदार को कैसे करोगे। तो मुझे बाल्ड भी कर दिया गया था, और ये रखा गया शर्त कि कैसे करोगे, अभी आप हट भी सकते हो। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे लगा कि मैं तो गंजा भी हो गया, भाभी जी घर पर है, मैं तो मैं अलग अलग किरदार प्ले करता था, अब तो बाल भी नहीं रहे, तो ये तो बवाल हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही उस आवाज़ को मैंने नॉर्मल लाइन ही ली कि गुरुजी आप कैसे हैं, तो बोला नहीं नेज़ल, गुरुजी आप कैसे हैं, मतलब गुड। उस तरह से वो शुरुआत हो गई, और 3.25 साल का सफ़र हमने उसमें हंसना रोना और हर तरह की एक्टिंग उसमें हमें करने का मौका मिला। लेकिन जब भाभी जी घर पर मैं जाता था तो हमने उस किरदार को वहीं मेकअप रूम में छोड़ देता था, और भाभी जी घर पर हैं कि सारे एक्टर यही कहते थे, शशांक बाली सर भी यही कहते थे कि वेरियस कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आपको हमने न्यूज़ एंकर जो किरदार देते थे उसके बजाय हमने आपको हर किरदार में बुलाना शुरू किया, क्योंकि आप हर किरदार में अलग अलग नज़र आते हो। अभी आप मुझे ऐसे देख रही हैं, हो सकता है मैं आपकी इंडिया न्यूज़ में कुछ अलग किरदार प्ले करूं तो आपको कि सोई थी, आप हो ही नहीं। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरा कॉमेडी शो नहीं देखा है या कोई क्लिप कॉमिक वाला नहीं देखा है, तो वो मुझे सीरियस एक्टर मानते हैं, क्योंकि मैंने अर्शी खान के साथ, पंकज वेरी जी के साथ, या मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैंने रोने धोने का काम किया है। तो जिन्होंने मेरा रोने वाला काम देखा है, डार्क एक्टिंग देखी है, वो कभी नहीं कहते कि ये एक्टर कॉमेडियन वाला है, और जिन्होंने मेरा कॉमेडी देखा है वो कभी नहीं कहते कि ये सीरियस एक्टिंग कर सकता है। तो बॉम्बे में मैं इसमें फंसा हुआ हूँ। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर तो मुझे सिर्फ कॉल करते हैं कॉमेडी के लिए, तो मैं बोलता हूँ सर कॉमेडी के बगैर भी कुछ कराओ, और कुछ करते हैं रोने धोने के लिए। उस चक्कर में कन्फ्यूज़न में मामला बीतता है। नहीं, एक्टर तो वही होता है जो सिर्फ अपने कैरेक्टर से जाना चाहे और हर रोल में ढल जाए। तेनालीरामा के लिए क्या आपको कोई ज़्यादा टाइम लगता था उसके मेकअप में? हाँ, मेकअप में बहुत टाइम लगता था, और क्योंकि उसमें हम बाल्ड होते थे रेगुलर, और मेरा तो सबसे पहले उठने के बाद रेज़र हाथ में आता था। लोगों के ब्रश आता है हाथ में, मेरे रेज़र आता, तो रेज़र आते तो रेज़र से ऐसे बाल उतारता था, फिर सेट पे पहुंचता था, क्योंकि सेट पे भी सलून वाला आता था। बट जब वो उसको करता था ना, तो कई सारे यहाँ पे कट लग जाते थे। मतलब मैंने तो
मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ब्लड निकला है वो मेरी बॉडी से निकला है तेनालीरामा में, क्योंकि मैं कोशिश ये करता था कि बहुत अच्छा करूं, कहीं पे कोई कमी ना हो, सेट पे जल्दी पहुंच जाना। और ये भी आग लगी रहती थी अंदर बॉडी में कि भाभी जी घर पर ऐसे कॉल आ जाए तो वहाँ पे भी भाग जाना। तो वो मेरे लिए दोनों को मेंटेन करना, क्योंकि तेनाली वालों ने मुझे साइन किया हुआ था, भाभी जी से मेरा एक अलग संबंध रहा। भाभी जी से नहीं, भाभी जी घर पर हैं सीरियल से, तो गलत मत लेना आप। वहाँ पे शशांक जी और उनकी पूरी टीम से एक अलग लगाव रहा, जो मैं वहाँ भागता था। तो बात मेकअप की कर रहे थे, तो 1 से 1.5 घंटा हमें मेकअप में लगता था, क्योंकि हम बाल्ड होते थे, फिर ये भी क्लीन शेप करना, उसके बाद फिर मेकअप, फिर काजल, फिर इसके अंदर तो गेटअप में ही मुझे लगता है कि आधा घंटा गेटअप और आधा पौना घंटा मेकअप। तो हम इतने टाइम में हम रेडी होते थे, 1 से 1.5 घंटे में। और आपका फेवरेट मोमेंट क्या रहा है इतने सालों के दौरान, जो आप याद करते हैं तो सोचते हैं कि हाँ ऐसा कुछ वक्त होना चाहिए था? अच्छा, फेवरेट मोमेंट मुझे याद आता है कि हम लोगों ने इवेंट्स बड़े सारे किए हमने, और मुझे एक याद आता है 31st का इवेंट। और 31st का इवेंट क्या था कि अगले दिन लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन था, और हमें आफ्टर चैलेंज के ऑडिशन में आप भी थे? हम गए हुए हैं लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन पे गए हैं। 31st का हमारा गुड़गांव में इवेंट था। और क्या होता है 31st के इवेंट में, क्या होता है जो ऑर्गेनाइजर होता है बुलाता तो अच्छी से और खातिरदारी भी अच्छी करता है, लेकिन उसके बाद जब 12 बज जाते हैं ना, उसके बाद सब टुल हो जाते हैं। फिर ऑर्गेनाइजर को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, जिसने बुलाया है। तो हमारे साथ ऐसी घटना हुई, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। घटना क्या हुई थी कि हमें बड़ी सी गाड़ी से ले जाया गया एक गुड़गांव में वैली टाइप में, और उसके बाद वो कपल थे, मेल फीमेल और मेल। उन्होंने अच्छे से हमें वहाँ खातिरदारी की। उसके बाद इवेंट भी ख़त्म हो गया, 12:30-1 बज गए थे। उन्होंने कहा था कि हम आपको गाड़ी से छुड़वा देंगे। अब गाड़ी से उसके बाद इवेंट ख़त्म हुआ तो उनके हस्बैंड भी बिजी हो गए, मैम भी थोड़ी सी बिजी हो गई। फिर हमने सोचा ड्राइवर ही छोड़ देगा, लेकिन वो ड्राइवर भी बिजी हो गया। अब उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ पेमेंट कर देते हैं एक्स्ट्रा, आप निकल जाओ। हमने सुनसान सा इलाका था, उसके आसपास कोई नहीं था। हम दोनों निकलते हैं उधर से, और हमने देखा सुनसान एरिया है, कोई नहीं, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब दोनों दोस्त इवेंट करके कोट वोट उतार के नॉर्मल शर्ट में आ गए, और दोनों साथ साथ जा रहे हैं। अब कोई गाड़ी ना दिखे, सर्दी, 31st की नाइट, आर्टिस्ट के साथ क्या होता है। अब निकलते हैं तो हमें बड़ी दूर जाके कम से कम 10-15 मिनट बाद एक ना ट्रक सा दिखाई दिया, हमने हाथ दिया। अब हाथ दिखाने के बाद उसने हमें एक आदमी था, उसने हमें ऊपर बुला लिया। अब हम जैसे ही बैठे हैं, वो इंसिडेंट मुझे आज भी याद रहता है, और मैं हंसता भी हूँ, और उसके बाद मुझे दुख भी होता है, पता नहीं ये क्या था। उसने हमें बिठाया, और उसके बाद कहता है आप यहाँ बैठ जाओ। उसके बाद है ना, मैं पहला नाका तोड़ूंगा, ठीक है, पहला नाका तोड़ूंगा, उसके बाद तुम डरना मत। फिर मैं दूसरा नाका तोड़ूंगा, फिर पुलिस थोड़ा सा फायरिंग करेंगे, तुम डरना मत। फिर मैं तीसरा नाका तोड़ूंगा, मुझे समझ नहीं आया कितने नाके तोड़ेगा। और उसने हमें ले जाके बॉर्डर पे एक जगह, कोरियर की वो गाड़ी थी दरअसल, उसने उसे वहाँ लगाया, उसने ट्रक। उसके बाद हमको उतारा, और कहता है मेरे गांव वाले हैं ये रात भर यहीं रुकेंगे। और उसके बाद उसने हमें चाय पिलाई ट्रक में ही, वो बाहर घूमता रहा, हम दोनों ट्रक के अंदर सो गए। अगले दिन हमने लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन दिया। अब इससे अच्छा इंसिडेंट मेरे पास कुछ है नहीं। बिल्कुल, पूरी रात दौड़ने के बाद अगले दिन लाफ्टर चैलेंज। सोहित, जाते जाते आपका फेवरेट डायलॉग जो हमारे दर्शकों को भी एकदम हंसा दे, गुदगुदाता हुआ छोड़ जाए? मैं धनी मनी को लोगों ने बड़ा प्यार दिया। मैं मनी बनता था, गुरुजी मुझे थप्पड़ मारते थे, क्योंकि मैं उनको हमेशा उनकी सच्चाई दिखाता था। कहीं से अगर वो पैसे चुरा रहे हैं तो मैंने, गुरुजी माल अंदर जा रहा है तो थप्पड़ आता था, नहीं नहीं हमारे पास भी आ रहा है। तो मैं भी, हम लोग उसमें से चुरा लेते थे। और जाते जाते बस अभी जैसे मैं राखी पर घर आया हूँ, तो राखी पर बहनों के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। मुनव्वर जी ने लिखा है, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। बहुत बहुत उम्दा लाइनें आपने कही है। तो इस शो को करते हुए तो मैंने तो बहुत हंसा। आप भी यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।